नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। आपके अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, कल की क्लास के अंतर्गत हमने राष्ट्रीय आय के टॉपिक को शुरू किया था। कल की क्लास के अंतर्गत आपने देखा होगा तो राष्ट्रीय आय को परिभाषित हमने किया। उसी के उपरांत हमने देखा कि राष्ट्रीय आय के प्रमुख अवयव होते हैं, उससे संबंधित जो अवधारणाएं होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास में क्या डिफरेंस होता है उसको हमने समझा। कारक आय और हस्तांतरित आय में क्या डिफरेंस होता है उसको हमने देखा। आज की क्लास में हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कल की क्लास में हमारा जो टॉपिक बचा हुआ था वो था राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां और राष्ट्रीय आय का इंपॉर्टेंस। तो ये दोनों टॉपिक को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। अब देखिएगा, क्लास की शुरुआत जैसे कि हम करेंगे तो आपको उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, जो कि उत्पादन की विधियां होती है, खैर आप भी जानते होंगे, नहीं जानते तो जान जाएंगे। एक बात खास तौर पे ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आपका 11 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां। तो यहां पर आपको 11 मार्कर के हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा। 5 मार्कर आपको मर्ज करते हुए आना चाहिए और इंडिविजुअल आपसे 3 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही शब्दावली मेंशन की गई है कि राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां कौन कौन सी होती है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। यह आपका सेकंड क्लास होगा, लेक्चर नंबर 2 होगा इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत, जो कि पेपर नंबर 2 के पार्ट सेकंड के जो यूनिट क्रमांक आपकी फर्स्ट है उसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज सेकंड क्लास के रूप में। तो देखिएगा, राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां, राष्ट्रीय आय क्या होता है कल की क्लास में हमने देख ही लिया है, उसके मापन की विधियां कौन कौन सी है। मापन की विधियां मुख्यतः 3 मापन की विधियां हैं। एक हो जाएगी आपकी उत्पादन विधि, दूसरी हो जाएगी आपकी आय विधि और चौथे क्रम पर आप देखेंगे तो हो जाएगी आपकी व्यय विधि। तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे, समझेंगे आखिर क्या होता है उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। देखिएगा, उत्पादन विधि को समझने का प्रयास करते हैं कि उत्पादन विधि क्या होती है। देखिएगा, उत्पादन विधि, मैंने कहा 5 लोग को इकट्ठा किया, पांचों में से एक को बोला पेन बनाइए, एक को बोला मैंने कि गाड़ियां बनाइए, 2 व्हीलर बनाइए, एक को बोला मैंने 4 व्हीलर बनाइए, एक को बोला मैंने कि ब्रेड बनाइए और एक को बोला मैंने कि आप क्या कीजिए, आप बसेस बनाइए, बस बनाइए। ठीक है, तो ऐसे 4-5 को मैंने अलग अलग कार्य सौंप दिया। सभी अपना अपना उत्पादन कार्य करेंगे। उत्पादन कार्य करने के बाद जैसे मुझे सौंपा गया था काम कि मुझे क्या बनाना है, पेन बनाना है, तो पेन मैंने 50 पेन बना दिया और 50 पेनों की जो कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट मैंने जब मार्केट में उसको उतारा तो एक पेन की कीमत मैंने 15 रुपए के दरमियान रखी। तो 15 रुपए की कीमत मैंने दरमियान में रखी, तो 50 पेन मैंने बनाए, तो आपका लगभग कितना हो जाएगा, 15 का इंटू आप 5 में करेंगे, 15 5 75, तो 750 रुपए का मैंने क्या किया, उत्पादन किया। क्या किया मैंने, 750 रुपए का मैंने उत्पादन किया। ऐसे पांचों लोगों ने अपने अपने स्तर पर, सभी ने मान लिया जाए एक एग्जांपल के तौर पर, मैंने 1000 रुपए का प्रोडक्शन किया, किसी ने 2000 का किया, किसी ने 3000 का किया, किसी ने 4000 का किया, किसी ने 5000 का किया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल अगर आप देखेंगे तो 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। ठीक है, तो टोटल अगर आप करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनको आप ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15000। ठीक है, 15000 का आपने क्या किया, कुल प्रोडक्शन किया। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, उत्पादन विधि के आधार पर आपकी राष्ट्रीय आय, उस देश की राष्ट्रीय आय जिसकी भौगोलिक सीमा में आप उत्पादन विधि का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय का मापन कर रहे हैं। तो इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, सभी उत्पादक इकाइयों के द्वारा, टोटल जितनी भी उत्पादक इकाइयां आपने बनाई है उसके द्वारा कुछ उत्पादित वस्तुएं होगी या सेवाएं होगी, तो उनके द्वारा उत्पादित जो फाइनली मार्केट में ही उतारना है। अब ऐसा नहीं कि उसमें मूल्यवर्धन और करना है, तो अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल जो मौद्रिक मूल्य होता है, करेंसी में जो उसकी वैल्यू होती है, वही होती है उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय। यहां पर इतना तो आप समझ गए। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कैसे आप लिखना चाहेंगे, इस चार्ट को कैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। सभी उत्पादक इकाइयों के द्वारा, सभी उत्पादन इकाइयों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उत्पादन विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय कहलाता है। यह तो हो गया आपके फॉर्मूला की बात। अब इसे समझेंगे हम किस प्रकार से इसमें और बातें को ऐड की जा सकती हैं। ठीक है, और इसमें क्या बातें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा।
देखिएगा उत्पादन विधि में हम क्या चीजें समझ पा रहे हैं। यहां पर एक चीज आपने देखी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूंगा, क्योंकि इकोनॉमी जो ऐसा विषय है इसको बिना उदाहरण के समझना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, समझ तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कठिन होता है, हमें आसान से आसान भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिएगा यहां पर मैं बात करूंगा, जैसे कि आपने क्या लिया, कपास। ठीक है, कपास से आपने क्या बनाया, धागा, और धागे से फाइनली आपने क्या बना लिया, कपड़े। ठीक है, कपास की जो वैल्यू थी मान लिया कि 50 रुपए है। जब उसमें उसका धागा बनाया तो उसमें आपने 40 रुपए ऐड कर दिए, तो ये हो जाएंगे आपने 90 रुपए। जब धागा का आपने क्या बना लिया, धागे के आपने कपड़े बना लिए, तो इसमें आपने 100 रुपए ऐड किए, तो ये हो जाएगा आपका टोटल कितने का, 190 रुपए का। तो ये कपड़े की जो कीमत है, अब कपड़े आपका बन गया, मतलब धागे से कपड़ा आपने सिलवा लिया, थान नहीं बना आपका। ठीक है, कपड़े बन गए। ठीक है, 190 रुपए के। तो आपकी राष्ट्रीय आय उत्पादन विधि के आधार पर कितनी जुड़ जाएगी, 190 रुपए। उत्पादन विधि में क्या होता है, मूल्य वर्धन को जोड़ा जाता है, मूल्य वर्धन को जोड़ा जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या है, उत्पादन विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय हो गई। क्लियर है। तो मूल्यवर्धन को जोड़ा जाए तो सर मुझे 190 आ जाना चाहिए, आप मूल्यवर्धन करके बताइए। तो देखिएगा मैंने कपास का उत्पादन किया, वो कितने रुपए का था, 50 रुपए का। सबसे पहले मैंने वैल्यू ऐड किया कितने रुपए का, 40 रुपए का। तो आपका क्या बन गया, यहां पर धागा बन गया। फिर आगे चलकर मैंने फिर से ऐड किया, उसमें जब धागा कपड़ा बनाने के लिए, तो उसमें मैंने 100 रुपए ऐड किए, तब जाकर आपका क्या बना, तब आपका कपड़ा बन गया। यहां पर आपका ये पूरा कंप्लीट क्या बन गया, अब पूरा कंप्लीट आपका कपड़ा बन गया। तो इसकी कुल वैल्यू आप देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 190। तो यही आपकी क्या है, राष्ट्रीय आय। तो उत्पादन विधि में किसको जोड़ा जाता है, मूल्यवर्धन को। मूल्यवर्धन को उत्पादित वस्तु, जो उत्पादित वस्तु होती है, प्राथमिक वस्तु, उसमें जोड़ा जाता है और उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। ये तो हो गया आपका उत्पादन विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय का मापन कैसे होता है। अब कुछ सावधानियां आपको बरतना पड़ती है, कुछ सावधानियां रखना पड़ती है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि चीजों को आपने दोबारा जोड़ लिया हो। जैसे कि मैंने कहा कि धागा जब बना, तो धागा जब बिकेगा तो कितने रुपए का बिकेगा, 90 रुपए का। ठीक है, तो आपने धागा बेच दिया 90 रुपए का, और इसमें एडिशन किया कितना, 100 रुपए, और कपड़ा बेच दिया आपने कितना, 190 रुपए का। और दोनों जब जुड़ेंगे तो ये राष्ट्रीय आय में कितना जुड़ जाएगा आपका, लगभग कितना जुड़ना चाहिए उस हिसाब से, तो आपका 280 हो जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि धागे की वैल्यू कपड़े की वैल्यू में ऐड है। तो आप रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन से आपको बचना पड़ेगा। तो ये सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने लिखा कि यहां पर मध्यवर्ती वस्तु जो होती है, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जोड़ा नहीं जाता है। वस्तु तो है आपकी, धागा क्या बनाए, वस्तु बनाए, तो यहां पर मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपने राष्ट्रीय आय की एक परिभाषा सुनी होगी कल की क्लास में। एक वित्तीय वर्ष में एक फिक्स टेन्योर होता है, उस वित्तीय वर्ष में उस वस्तु के उत्पादन का मूल्य देखा जा रहा है। तो एक टेन्योर फिक्स है, तो फिर आप पुरानी वस्तु की क्रय विक्रय को क्यों लेकर आएंगे। हो सकता है कि उसका क्रय विक्रय पिछली बार की राष्ट्रीय आय में ऐड हो गया हो, तो पुरानी वस्तु का क्रय विक्रय भी यहां पर शामिल नहीं किया जाता है। एक ही वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन मूल्य यहां पर शामिल किया जाता है। तो तीनों पॉइंट एकदम क्लियर है। चौथा बिंदु लिखा है स्व उपभोग के लिए उत्पादन। जैसे कि अवकाश के दौरान कोई सर्विस कर रहे हैं, अवकाश प्राप्त कर लिए हैं, उस अवकाश प्राप्ति के दौरान अपने बालकनी में उन्होंने मिर्ची लगा लिया है, टमाटर लगा लिए हैं, ठीक है, धनिया लगा लिया है, और इसका उत्पादन कर किस लिए किया है, क्योंकि वो स्वयं के लिए उपभोग करेंगे। तो इनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अच्छा, क्यों नहीं किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि कितना मूल्यांकन करेंगे आप, किस किस के घर में जाकर देखेंगे कि आप धनिया पैदा कर रहे हैं स्वउपभोग के लिए या कुछ और पैदावार कर रहे हैं, तो इसका मूल्यांकन करना थोड़ा कठिन होता है, तो इसको राष्ट्रीय आय से बाहर रखा गया है। तो ये 4 पॉइंट की आपको सावधानी रखनी पड़ेगी उत्पादन विधि के अंतर्गत। आशा करता हूं कि उत्पादन विधि क्या होती है, उसके द्वारा कैसे राष्ट्रीय आय का मापन होता है और सावधानियां क्या बरतना पड़ती है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अब आपकी आय विधि के अंतर्गत आखिर आय विधि क्या होती है, उसमें क्या सावधानी आपको बरतना पड़ती है। व्यय विधि
को परिभाषित करते हैं पहले, फिर समझते एग्जाम्पल के तौर पर आखिर ये व्यय विधि के द्वारा कैसे राष्ट्रीय आय का मापन होता है। व्यय विधि देखिएगा, अच्छा इसको हम आय विधि देखते हैं पहले, व्यय विधि नहीं है आपका, ये आय विधि है, ठीक है। आय विधि, तो आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है। अब आय, मैंने कहा कि आपको एक पेन बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, पेन बनाना है। पेन बनाने के लिए आपको उद्योग लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके बाद आपको श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके बाद आपको उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आपको थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता भी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपने भूमि लेने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, ठीक है। क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। पूंजी अगर लगाएंगे तो उसके लिए आपको क्या प्राप्त होगा, ब्याज। किसी से आप पूंजी लेंगे तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। श्रम के लिए आपको मजदूरी देना होगी, और उद्यम के लिए आपको लाभ या हानि होगी। अब बात को समझिए, निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में उत्पादक कारकों की कुल आय। उत्पादक कारक कौन कौन से हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, ये उत्पादन के कारक है। इसके बिना पेन तो बन नहीं सकता था, क्योंकि पेन हवा में नहीं बनता है, जमीन पर बनता है। जमीन के लिए भूमि चाहिए रहती है, और फिर आपको उसके लिए ऐसा ही नहीं बन जाता है, मिट्टी का खेल नहीं है, आपको इसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा। और पैसा आप अकेले इतने सारे पेन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, श्रम आपका लगा हो और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होना चाहिए, तो श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। और ये सब करने के लिए आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की जो आय होगी, भूमि के लिए जो किराया देना पड़ेगा, पूंजी जिससे लेनी पड़ेगी उसके लिए आपको ब्याज देना पड़ेगा, श्रम उस जिसको आप मजदूरी देंगे पैसों में, उद्यम लाभ या हानि के रूप में। इन सब की जो आय होगी, ये सब क्या हो जाएगी, सबको जोड़ दिया जाएगा तो कुल आय हो जाएगी। कुल कारक आय बोल सकते हैं आप इसको, कुल कारक आय। तो ये कुल कारक आय ही आपकी क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय आय। क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय आय। बात समझ गए होंगे आप लोग। तो आय विधि के द्वारा निश्चित अवधि के दौरान उत्पादक कारकों की जो कुल आय होती है, जिनके द्वारा क्या होता है, किसी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, या उत्पादित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, तो उस उत्पादन में जो भी कारक इकाइयां होती है, उत्पादक कारक इकाइयां होती है, उनकी टोटल आय जो इनकम होती है, उन सबको कंक्लूड कर दिया जाए या कैलकुलेट करके जोड़ दिया जाए, तो वही आपकी राष्ट्रीय आय होती है। तो ये तो हो गई आपकी आय विधि की परिभाषा। अब आय विधि में भी आपको क्या कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। यहां पे भी पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं माना जाएगा। पुरानी वस्तुओं के लिए अब पुराना भुगतान नहीं है, पिछले वर्ष का जो भुगतान बकाया था वो अब कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और यहां पर खास बात क्या है, देखिएगा मैं टिक कर रहा हूं, जैसे कि हस्तांतरित आय लिखा है, यह महत्वपूर्ण सावधानी है। गैर कानूनी तरीके से प्राप्त आय, यह महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ में एक और यहां पर ऐड करूंगा मैं, जो आपका छठा 7वां बिंदु होगा, वहां पर लिखना आप अचानक प्राप्त आय शामिल नहीं होती है। अचानक कोई आय प्राप्त हो, जैसे लॉटरी खुल गई, तो यह राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं होती है, ठीक है। अचानक कहीं से पैसा आ गया, वो भी राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं होती है। हस्तांतरित आय का मतलब क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। कल की क्लास अगर ध्यान से आपने सुनी होगी तो मैंने वहां पर कारक आय और हस्तांतरित आय की चर्चा की थी। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये क्या होगी, एक प्रकार की हस्तांतरित है। बिना सेवा के बदले जो आय प्राप्त होती है उसी को तो हस्तांतरित आय कहते हैं। तो हस्तांतरित आय भी इसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि ये कारक सेवा को ही हम देख रहे हैं, इसकी टोटल आय को ही हम आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं। तो यहां पर हस्तांतरित आय गैर कानूनी कार्य से प्राप्त आय, गैर कानूनी कार्य जैसे कि चोरी के द्वारा, डकैती के द्वारा जो आय आप प्राप्त कर रहे हैं वो भी राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं होती है। तो गैर कानूनी कार्य से प्राप्त आय, हस्तांतरित आय और अचानक प्राप्त आय और एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु सेवाओं की आय इसमें शामिल होती है। बाकी अचानक प्राप्त आय शामिल नहीं होती है, गैर कानूनी तरीके से प्राप्त आय नहीं होती है, हस्तांतरित आय इसमें शामिल नहीं होती है। लेकिन स्व उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं तो वो भी शामिल नहीं होता है, मध्यवर्ती शामिल नहीं होती है। तो ये सावधानी आपको आय विधि के अंतर्गत भी रखना चाहिए होती है। तो आशा करता हूं कि
आय विधि के द्वारा कैसे राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे चरण पर, व्यय विधि के द्वारा आखिर राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। क्लियर है, देखते हैं इसको। व्यय विधि को परिभाषित करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें भी क्या निश्चित अवधि की बात की जाएगी, क्योंकि सभी में जब राष्ट्रीय आय की आप बात करते हैं तो किसी भौगोलिक सीमा के अंदर एक निश्चित वर्ष के दौरान या निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। तो सेम उसी प्रकार अगर यहां पर देखें तो निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित जो अंतिम वस्तु और सेवाएं होगी तो उसके लिए आपने कितना खर्च किया, कितना व्यय किया, तो वह अंतिम व्यय ही क्या माना जाएगा आपका आय विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय। अब यहां पर समझते हैं कि यह व्यय कैसा, कुल व्यय जो होता है तो यह कुल व्यय किस किस क्षेत्र में होता है। जो यह सी बताता है आपका, यह कंजम्पशन होता है, उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता द्वारा किया गया अंतिम भुगतान व्यय, ठीक है। और जो ये जी होता है ये सरकार द्वारा किया गया अंतिम उपभोग व्यय, अंतिम उपभोग व्यय। और जो ये आय देखने को मिल रहा है, आय को आपको पूंजी निर्माण के लिए जो निवेश करते हैं आप, ठीक है, निवेश व्यय इसे कहा जाता है, निवेश व्यय मतलब पूंजी निर्माण के लिए किया गया निवेश व्यय। किसके लिए? पूंजी निर्माण। तो पूंजी निर्माण के लिए जो निवेश व्यय किया जाता है उसे आय से रिप्रेजेंट किया। तो देखिएगा, सरकार के द्वारा किया गया अंतिम उपभोग व्यय, उपभोक्ता के द्वारा किया गया अंतिम उपभोग व्यय और पूंजी निर्माण के लिए किया गया निवेश व्यय, ये सब जुड़ जाएंगे। और फिर अंत में ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना किया तो उसके लिए आपको पैसा मिलेगा, इंपोर्ट कितना किया उसके लिए आपकी जेब से पैसा जाएगा। तो इन दोनों का शुद्ध आयात निर्यात व्यय आ जाएगा। या शुद्ध आप यहां पर एक शब्दावली यूज करना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, शुद्ध निर्यात यहां पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? शुद्ध निर्यात। अब एक फॉर्मूला हमारे सामने बनकर आ रहा है कि जो आपके नेशनल इनकम होती है वो नेशनल इनकम C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये एक फॉर्मूला निकल कर आता है जो व्यय विधि के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के लिए किया गया व्यय, उपभोग के लिए ध्यान रखना ये कुल व्यय जो होता है उपभोग के लिए किया गया कुल व्यय, जैसे कि उपभोक्ता के द्वारा किया गया उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण के लिए निवेश में किया गया व्यय, सरकार के द्वारा उपभोग में किया गया व्यय और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक नेट निकाल लिया जाएगा और उसे शुद्ध निर्यात कहा जाएगा, उसमें किया गया व्यय, ये सभी को जोड़कर कर दिया जाए तो ये आपका बन जाएगा राष्ट्रीय आय। अब यहां पर फिर वही बात आ जाती है सावधानी के लिए कि निश्चित अवधि के दौरान की जब बात की जाती है तो पुरानी वस्तु का क्रय विक्रय शामिल नहीं होगा, एक ही वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के लिए किया गया व्यय शामिल होगा। दोहरी गणना से आपको बचना पड़ेगा क्योंकि अंतिम व्यय को ही इसमें शामिल करना पड़ेगा, अंतिम व्यय को शामिल करना पड़ेगा, बात ध्यान रखना आप, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, मैंने क्या किया, ये पेन उद्योग से खरीदा और इस पेन को मैंने 10 में खरीदा, 15 मैंने अपने मित्र को बेच दिया और अपने मित्र ने 20 में से किसी अन्य तीसरे मित्र को बेच दिया और उस तीसरे मित्र में 25 रुपए में किसी चौथे मित्र को बेच दिया और चौथे मित्र ने जाकर उस पेन का यूज किया, कॉपी में लिखकर उसकी इंक खत्म की। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैंने जो 10 रुपए में खरीदा वो राष्ट्रीय आय में काउंट होगा? बिल्कुल नहीं। मेरे मित्र ने मैंने जिसको 15 में बेचा वो नहीं, 20 में बेचा उसका, 25 में जिसने इसका उपभोग किया अंतिम रूप से, तो वही व्यय विधि मानी जाएगी कि अंतिम उपभोक्ता ने उस वस्तु का क्या किया, उपभोग कर लिया, वही होगा आपका व्यय विधि के अंतर्गत की जाने वाली राष्ट्रीय आय की गणना। यह सबसे एग्जैक्ट तरीके से निकाली जा सकती है। तो यहां पर आप C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M का एक डिफरेंस लेकर
आप राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। और सावधानी में आपको इन बातों की ध्यान रखना है, दोहरी गणना से बचना चाहिए। शेयर और बॉन्ड पर किया गया व्यय इसमें शामिल नहीं होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यह था आपका राष्ट्रीय आय के मापन की 3 प्रमुख विधियां। आशा करता हूं कि आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब अंत में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय के महत्व की, फिर इसके साथ में आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप कर देंगे। तो बात करेंगे हम राष्ट्रीय आय के महत्व की। राष्ट्रीय आय का जो महत्व होता है, इंपॉर्टेंस, वैसे तो कई बिंदुओं पर इसका इंपॉर्टेंस नजर आएगा। मैंने कुछ बिंदु आपके सामने मेंशन किया, 6 बिंदु। इसका आप काफी विस्तार भी कर सकते हैं अगर समझ सके तो। देखिएगा, महत्व मतलब इंपॉर्टेंस, आखिर राष्ट्रीय आय का महत्व कहां कहां पर नजर आता है। जैसे कि हमारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। अब आर्थिक गतिविधियां का मतलब आप क्या समझते हैं? यहां पर लिखा है आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक क्रियाएं। जैसे कि आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन, उत्पादन के बाद इसका क्या होगा? विपणन होगा, विपणन के बाद क्या होगा? उपभोग होगा। ठीक है, शॉर्ट में मैंने 3 बात की चर्चा की कि किसी वस्तु का आपने उत्पादन किया, मार्केट में उसको उसको स्थानांतरित किया, उसके बाद में सरकार के द्वारा या फिर स्वयं निजी उपभोग के लिए इसका उपभोग कर लिया गया। तो ये जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, इसके परफॉर्मेंस का मापन किया जाता है। आखिर जो वस्तु उत्पादित की जा रही है, क्या उसकी उपभोग के लिए आवश्यकता है या नहीं? पता चला कि जो वस्तु का उपभोग नहीं किया जा रहा, जिस वस्तु का उपभोग ही नहीं किया जा रहा, उसका उत्पादन होता चला जा रहा है, तो क्या ऐसे अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी नहीं? क्या यहां पर उत्पादन कारकों के लिए कितना व्यय करना पड़ता है? व्यय किया गया, अगर वो उपभोग के काम नहीं आया तो वह उत्पादन किस काम का? तो आर्थिक गतिविधियों के निष्पादन अर्थात परफॉर्मेंस का मापन किया जाता है राष्ट्रीय आय के माध्यम से। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, अर्थव्यवस्था के विकास की प्रवृत्ति और गति का मापन करता है। अगर सही डायरेक्शन में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूंजी का निर्माण करने के लिए पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके देश क्या कर देगा? आर्थिक विकास होगा, मतलब अर्थव्यवस्था का विकास होगा। आप नया उद्योग खोलेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, जिसकी गरीबी दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी की दर को कम कर सकते हैं, जिससे कि देश का आर्थिक विकास होगा। आर्थिक समृद्धि आंकड़ों का जोड़ तो कर सकते हैं, आंकड़ों में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने गुणात्मक तरीके से उसमें परिवर्तन नहीं किया, गरीबी को कम नहीं किया, बेरोजगारी को कम नहीं किया, प्रति व्यक्ति आय को आपने बढ़ाया नहीं, और साथ ही साथ में अगर देखें तो आपने रोजगार का संवर्धन नहीं किया, तो फिर देश का आर्थिक विकास कैसे होगा? तो उत्पादन इतना इस स्तर पर होना चाहिए कि लोगों को रोजगार मिले और उन्हीं वस्तु का उत्पादन होना चाहिए जिसके लिए उपभोग कर सके। तो अर्थव्यवस्था के विकास की प्रवृत्ति और गति का मापन भी करवाता आपका राष्ट्रीय आय। संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन की सूचना देता है। संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन की सूचना देता है। संरचनात्मक परिवर्तन मतलब अब किस चीज का उत्पादन आपको करना है, किस वस्तु की आवश्यकता बाजार में है, उसमें किस प्रकार की डिमांड की जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि चावल का सेवन सभी लोग करते हैं, क्लियर है। अब चावल में क्या किया कि विटामिन ए को जीन एडिटिंग के माध्यम से विटामिन ए उसमें मिला दिया, जैसे कि गोल्डन राइस का निर्माण किया। तो गोल्डन राइस क्यों? क्योंकि विटामिन ए की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो मार्केट में पता चला कि लोगों की आवश्यकता है कि जब चावल का सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो क्यों ना उसमें विटामिन ए डाल दिया जाए। तो उत्पादन में क्या गोल्डन राइस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो उसमें संरचना में परिवर्तन आया नहीं आया? संरचना में चेंजेस करने का भी कौन बताता है? राष्ट्रीय आय आपको बता देगा। भविष्य में अर्थव्यवस्था के विकास की प्रवृत्ति का अनुमान लगाता है। अब आगामी हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, हम क्या वाकई में हमारी जो कितनी आपने एक टारगेट लक्षित किया है जिसमें 550 बिलियन डॉलर का तो मध्य प्रदेश योगदान करता ही है भारत के आर्थिक विकास में, जैसे कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है भारत सरकार ने। तो उसमें सभी अपने योगदान देते हैं। तो भविष्य की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होगी, कैसा आर्थिक विकास होगा, उसकी तरफ भी आपकी राष्ट्रीय आय इंगित करती है। कितना राष्ट्रीय राजकोषीय घाटा कितना चल रहा है, कितना राजस्व व्यय हो रहा है, पूंजीगत व्यय कितना किया जा रहा है। तो क्या हमें पूंजीगत व्यय करने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यह हमें आय सृजन का मौका देती है, क्योंकि यह हमें आय बनाकर देती है पूंजीगत व्यय अगर किया जाता है तो। ठीक है, नीति निर्माण में सहायक होती है, कैसी पॉलिसी हम बनाएं हम आगामी, उसके लिए सहायक होती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ हमारा कंपटीशन होता है, हमें तुलनात्मक अध्ययन करने का मौका मिलता है, जैसे कि आज भारत 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो भारत
विश्व के संदर्भ में या विश्व से तुलनात्मक रूप से कहां पर खड़ा है, तो भारत को क्या करने की और आवश्यकता है, तो उन सभी का हमें एक प्रकार का चित्र प्रस्तुत करती है हमारी राष्ट्रीय आय। तो इसलिए राष्ट्रीय आय के मापन से हमें कई सारे महत्व देखने को मिलते हैं। आप जरूर इस आंसर को इस प्रकार से तैयार कीजिएगा, कभी मेंस में बन जाए तो इसको आप लिख सकें। क्लियर है। तो ये आज की क्लास के साथ हमने राष्ट्रीय आय का जो चैप्टर था आपका उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया। यहां पर आपने देखा कि राष्ट्रीय आय के मापन की हमने विधियां तो देखी हैं, लेकिन साथ ही साथ में हमने राष्ट्रीय आय क्या होती है उसको परिभाषित भी किया है। उत्पादन विधि क्या होती है, आय विधि क्या होती है, व्यय विधि क्या होती है। खैर, इसको समझने के साथ हमने क्या हस्तांतरित आय होती है, क्या कारक आय होती है, आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर होता है, उन सबको समझते हुए आज इस टॉपिक को हमने पूरा कंप्लीट किया। जरूर बताइएगा अगर टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है। कल की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे इसी यूनिट के अंतर्गत, और वह होगा आपका वित्तीय सेक्टर से संबंधित या बैंकिंग सेक्टर से संबंधित। उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सुख रहिए, स्वस्थ रहिए और लगातार पढ़ाई में लगे रहिए। नमस्कार, जय हिंद।